गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल था, बहुपद था, हमने पिछले क्लास में समाप्त कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो इसी को अब हम लोग सीधे को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरुआती जो क्लासेस होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर शुरुआत के क्लास का आपका थोड़ा सा भी अगर छूट गया, 1-2 मिनट भी क्लासेस आपकी छूट जाती हैं या एक भी क्लास अगर आपका छूट जाता है तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे उसी से लिंक करके अगला क्लास होगा, अगले क्लास में जो पढ़ेंगे उसी से लिंक अगला क्लास होगा, यानी हर क्लास दूसरे क्लास से लिंक होगा। तो आप लोग इसमें हर प्रत्येक क्लास का जो है अपना एक नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, एक अपना नोट्स बनाते चलिएगा और मन से पढ़ाई करना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर होने वाला, ठीक है। एक चले तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो रेखाएं एवं कोण को समझने से पहले हम छोटी छोटी 2-3 बातें समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि भुजाएं क्या होती हैं और कोण क्या होता है, ठीक है। भुजाएं और कोण क्या होती हैं, फिर हम रेखाएं एवं कोण को भी समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भुजा क्या होता है, साइड्स क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे एंगल्स क्या होता है, कोण क्या होता है। इसी तरीके से ये चैप्टर जो है आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले भुजा, कि भुजा क्या होता है। देखिए, किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। अब इससे आपका क्या मतलब है, दो शीर्षों को जोड़ता है। जैसे ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई भुजा बना? नहीं बना। भुजा कब बनेगा? जब इनके शीर्ष जो है आपस में, दो शीर्ष आपस में मिल जाए। जैसे ये जो है क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। ये अभी एक भी भुजा नहीं बना है। जब इनको हम क्या करेंगे, इनको जो है हम इसके कोण से मिला देंगे, इसके कोण से मिला देंगे, ठीक है, इसके कोण से मिला देंगे। एक सेकंड, इसके कोण को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, भुजा। यानी जहां पे दो शीर्ष मिलते हैं, जैसे एक तो इसका शीर्ष मिला होगा, ठीक है, यहाँ पे दो शीर्ष मिल रहा है, यहाँ पे भी दो शीर्ष मिल रहा है, यहाँ पे भी दो शीर्ष मिल रहा है, यहाँ पे भी दो शीर्ष मिल रहा है। तो किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों के मिलने से बनता है, यानी जोड़ता है। तो ये भुजा है, एक्चुअली में ये क्या है, भुजा है। तो ये किससे बना है, तो ये दो शीर्ष मिला है, एक इसका और एक इसका शीर्ष मिला है, तो ये भुजा का निर्माण हुआ है। इसका और इसका जब शीर्ष मिला है तो इस भुजे का निर्माण हुआ है। बात समझ में? तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। जैसे ये चार रेखाएं हैं, रेखाखंड है, चारों को जोड़ देंगे तो एक ये भुजा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी चार भुजा जो है बन गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो भुजा क्या होता है, किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है, दो शीर्षों को। तो ये क्या है, एक भुजा का सॉरी एक रेखा का शीर्ष है, ये भी एक रेखा का शीर्ष है, और जब ये मिलेगा तो क्या बन गया, भुजा बन गया। ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, भुजा। ये दोनों मिलेगा तो भुजा, ये दोनों मिलेगा तो भुजा। बात समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। क्लियर है? तो भुजा आपको समझ में आ गया, ठीक है, एकदम आसान था। किसी भी आकृति में भुजा जो है वह रेखाखंड होता है जो दो शीर्षों को जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुजा क्या होता है। भुजा अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, ठीक है। तो दो रेखाओं के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है, ठीक है। अभी आपको रेखाखंड, किरण और रेखा में अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी उसको नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा में, रेखाखंड में, किरण में क्या अंतर होता है। अभी आप बस समझ लीजिएगा कि दो लाइन, ठीक है, दो लाइन जब मिलेंगी, जैसे इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये लाइन जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कहीं जाके मिलेगी, तो ये जो मिलेगा ना तो ये कोण का निर्माण करेगा। देखिए ये दोनों जब मिल गया तो यहाँ पे क्या बन गया, कोण का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि दो रेखाओं के मिलने से एक कोण का जो है निर्माण होता है। बात समझ में आया?
तो ऐसे ही अगर हम चार भुजा में देखेंगे तो एक इन दोनों को मिलने से एक कोण बना, इन दोनों को मिलने से एक कोण बना, इन दोनों को मिलने से एक कोण और इन दोनों के मिलने से एक कोण। तो एक चतुर्भुज में चार कोण बन गया। अगर मैं बात करूं त्रिभुज में तो इसमें कितने कोण बनेंगे सभी बच्चे बताइए। तो अगर त्रिभुज की बात करूंगा तो इसमें तीन कोण मिलेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। अगर मैं बात करूंगा पंचभुज का तो इसमें कितने कोण बनेंगे, ठीक है, पांच बनेंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो कोण आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी आकृति में जो है, ठीक है, दो रेखाओं के मिलने से एक कोण का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो पंचभुज में पांच कोण होगा, चतुर्भुज में चार कोण होगा, त्रिभुज में तीन कोण होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है। अब देखिए कोणों का निरूपण कैसे होता है, यानी हम इसे लिखते कैसे हैं। कोणों का निरूपण, जैसे कि ये कोण है, ये क्या है, कोण है, दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइन जिसे मैं कह रहा हूं दो रेखाओं के मिलने से जो है कोण का निर्माण हो गया। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, तो देखिए ध्यान रखिएगा, जिस कोण को हमें पढ़ना रहता है उसे हमेशा बीच में रखते हैं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे एंगल, ठीक है, ये एंगल पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसे एंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इस चिन्ह को एंगल पढ़ते हैं। तो एंगल ए ओ बी, आप ऐसे पढ़ लीजिए, एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो ये लिखा गया है एंगल ए ओ बी, या आप इसे ऐसे पढ़ लीजिए एंगल बी ओ ए। तो एंगल बी ओ ए, तो ऐसे निरूपित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसे है, यहां पे मैं लिख दूं P, यहां पे लिख दूं Q, यहां पे R लिख दूं, और इस एंगल को आपको निरूपित करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल P Q R, या फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल R Q और P। बात समझ में आया। तो आप देखेंगे जिस एंगल को, जिस कोण को हमें दिखाना होता है, यहाँ पे जीरो ओ को दिखाना था तो ओ हमेशा बीच में आएगा, यहाँ पे Q को दिखाना था तो Q हमेशा बीच में आएगा। बात समझ में आया। तो इस चीज का हमेशा याद रखिएगा कि हम कोण को कैसे निरूपित करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे जल्दी से यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे। देखिए जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करेंगे आपको समझने में दिक्कत होगी। मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा। अगर एक दो मिनट भी आपका क्लास सर फिर से समझाना। अगर क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं हमेशा बताता हूं, एक भी क्लास छूटेगा या क्लास आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार दोबारा से समझते हैं कि कोणों का निरूपण कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमें ओ जो है क्या दिखाई दे रहा है, कोण दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोण है। अब इसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कोण ए ओ बी, यानी ए ओ और बी, या फिर हम इसके उल्टा भी लिख सकते हैं कोण बी ओ ए, ठीक है। तो जो ये ओ है ना, जिस कोण को हमें दिखाना है हमेशा बीच में रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओ को दिखाना है, एंगल ओ को दिखाना है, तो ओ हमेशा बीच में रहेगा। तो आप एंगल ए ओ बी लिखिए या एंगल बी ओ ए लिखिए, बात एक ही है। जैसे मान लेते हैं एक और कोण को हम यहां बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं हम P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। अगर हमें एंगल P को दिखाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल, या तो Q से शुरू कीजिए, Q P R, या फिर किससे शुरू कीजिए, एंगल R से शुरू कीजिए, एंगल R P Q। तो आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो P हमेशा बीच में रहेगा, जिस कोण को दिखाना रहता है वो हमेशा बीच में ही रहता है। देखिए यहाँ पे भी बीच में P है, यहाँ पे भी बीच में, यहाँ पे O को दिखाना था तो O बीच में है, दिख रहा है। तो ऐसे हम किसी भी कोण को जो है निरूपित करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ये जो राकेश नाम से बच्चा है, अनावश्यक जो आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनावश्यक चीजें लिख के मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर मैंने दोबारा देखा आपको ऐसे अनावश्यक चीजें कुछ भी टाइप करते हुए तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चा क्लास में ऐसे अनावश्यक चीजें लिखता है या क्लास को डिस्टर्ब करता है, क्लास से बाहर कर दिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, दोबारा एंट्री भी नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। देखिए तो कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का या रेखाखंड का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इसको अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो जैसे ये त्रिभुज है, तो इसमें
जहां पे भी दो रेखा मिलेगी ना वहां पे एक वर्टेक्स का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे दो रेखा बिना तो एक वर्टेक्स बन गया, यहाँ पे दो रेखा बिना तो एक वर्टेक्स बन गया, यहाँ पे मिला तो यहाँ पे एक वर्टेक्स बना। तो एक त्रिभुज में तीन जो है क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया यानी शीर्ष हो गया। जैसे तीन भुजा तो तीन वर्टेक्स। बात समझ में आया? जैसे किसी भी आकृति में अगर चार भुजा है तो चार शीर्ष भी होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे पंचभुज बनाता हूं और मैं पूछूं इसमें कितने शीर्ष होंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें कितने शीर्ष होंगे, तो एक तो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। तो कितने शीर्ष हैं? पांच शीर्ष हैं। और मैं पूछूं कितने भुजा है, तो पांच ही भुजा है, एक दो तीन चार पांच, तो पांच भुजा पांच शीर्ष। बात समझ में आया? तो शीर्ष क्या होता है, तो कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या है, जैसे ये लाइन मिला और ये लाइन मिला, तो ये दोनों जहां मिलेंगे ना, जिस बिंदु पे मिलेंगे उसी को कहते हैं शीर्ष। अब ये बिंदु आपको नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से देखिए कैसे बता रहा हूं। जैसे ये मैंने एक लाइन ले लिया और ये मैंने एक लाइन ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसमें से यहां से यहां से यहां से मिटा दूं, ठीक है, ठीक है, तो ये बिंदुओं से मिलके बना है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये जो बन रहा है ये किससे मिलके बन रहा है, बिंदु से मिल रहा है। तो एक बिंदु यहाँ पे ऐसा है जो कि इसमें भी है और इस रेखा में भी है, ठीक है। तो दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, शीर्ष कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि जब दो क्या हो गया, शीर्ष मिलते हैं, कोण मिलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। दो रेखा जब मिलते हैं तो एक बिंदु जो है कमन हो जाता है, उसी को शीर्ष कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में हमें याद रखना होगा। तो देखिए तीन चीजें आपने अभी पढ़ा, तीनों को एक ही फिगर से समझिए। जो रेखाएं जहां मिल गई उसे वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। कोण क्या कहते हैं, जो दो रेखाओं के मध्य में जो कोण क्या बनता है, एंगल बनता है, उसे कोण कहते हैं। और भुजा क्या हो गया, आपको दिख रहा है भुजा। तो तीनों चीजें आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तीनों चीजें आप पहचान सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमें समझ में तो आ गया कि शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन आखिर किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन के प्रकार देखिए कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि दी गई आकृति में भुजा और कोणों की संख्या बताइए, यानी आपको बताना है इसमें कितना भुजा है और कितना कोण है। ये सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए, तो कितना भुजा है और कितना इसमें कोण है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अलग अलग बताना है, अलग अलग। देखिए कितनी भुजा है, तो भुजा को हम काउंट करने से पहले क्या करेंगे, कोण काउंट करेंगे। यहाँ पे एक कोण बनेगा, एक यहाँ पे कोण बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा और एक कोण यहाँ पे बनेगा। और कहीं कोण आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे बताइए। तो एक कोण यहाँ पे भी बन रहा है और एक कोण यहाँ पे भी बन रहा है। बात समझ में आया? तो आपको कोण तो समझ में आ गया, कितने कोण बन रहे हैं, तो इसको एक दे दीजिए, इसे दो दे दीजिए, इसे तीन नाम दे दीजिए, इसे चार, इसे पांच, इसे छह, इसे सात, इसे आठ। तो कोण कितना बन गया, आठ बन गया। अब अगर हम भुजा की बात करें तो कौन कौन भुजा हो गया, तो एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, छठी भुजा, सातवीं भुजा, आठवीं भुजा। तो मैंने बताया बात था कि जितनी कोण होंगे उतना ही भुजा होगा। तो आठ कोण और आठ भुजा इसमें है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे, क्लियर है? आठ भुजा भी है और आठ जो है कोण भी है। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे कि भुजाओं की संख्या जो है कितनी है, आठ है, और कोण की संख्या कितनी है, आठ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन भुजा है, कौन कौन कोण है। एक प्रश्न और दे रहा हूं, सभी बच्चों को उस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कितने भुजा है, ठीक है। और आंसर ऐसे ही लिखिएगा, पहले भुजा लिखिएगा कितनी भुजा है, फिर लिखिएगा कितनी कोण है, ठीक है, फिर लिखिएगा कितने शीर्ष हैं, ठीक है। तीनों को अलग अलग बताना है कि कितने भुजा है, कितने कोण है, कितने शीर्ष हैं। चलिए काउंट कीजिए सभी बच्चे और बताइए, काउंट करके बताएंगे सभी बच्चे, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, काउंट करके बताना है।
चलिए मैं इसे आपको काउंट करके दिखाता हूं। पहले तो हम लोग भुजा काउंट करते हैं, ठीक है, पहले हम भुजा काउंट करते हैं। तो ये एक हो गया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा भुजा हो गया, ठीक है, ये तीसरा भुजा हो गया, ठीक है, और ये चौथा भुजा हो गया, ठीक है, और ये पांचवा भुजा हो गया, ठीक है, और ये सातवां भुजा हो गया, और ये आठवां भुजा हो गया, ये नौवां भुजा हो गया, और ये 10वां भुजा हो गया। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो हो जाएगा अब जो मैं खींचूंगा वो आपका 10वां भुजा हो जाएगा। तो कितने भुजा है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भुजा की संख्या कितनी हो गई? 10। अब कोण काउंट करना है, तो देखिए कहां कहां पे, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 6 7 8 9 10। कितने कोण? 10 कोण। कितने सीट्स? तो जहां पे ये मिले हैं, तो एक तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सीट्स हो गए। बात समझ में आया? तो एकदम आसान है, कैसे हम निकाल सकते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? भुजा कोण शीर्ष, तीनों चीजें, भुजा शीर्ष, आसान है। ठीक है, आसान है ना? चलिए एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर है भुजा 10, कोण 10, शीर्ष 10। चलिए अगला प्रश्न है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे इस प्रश्न को देखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। प्रश्न को पहले एकदम ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। प्रश्न को एकदम ध्यान से देखेंगे, फिर जो है इसका आंसर करेंगे। एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल मैं अभी नहीं दिया हूं। आपको क्या बताना है? भुजा और कोण बताना है। भुजा और कोणों की संख्या बताना है इस आकृति में। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइए। भुजा और कोण की संख्या, भुजा और कोण की संख्या पोल सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चों को आंसर बताना है, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर बताना है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को आंसर बताना है। आपका यहाँ से जो है रैंक भी जारी होगा। अगले क्लास में आपको रैंक भी मैं दिखाऊंगा कि किस बच्चे का कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी बच्चे जरूर आंसर करें। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। यस सर। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान सवाल था। कितने भुजा कितने कोण? तो पहले कोण देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अब 5 कोण है तो 5 भुजा, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। एकदम आसान सवाल है। इसमें आपको कोणों की संख्या बताना है। इसमें आपको क्या बताना है?
कोणों की संख्या बताना है। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए मैं 2-3 काउंट करके दिखा देता हूं। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे काउंट करेंगे कि टोटल कितने कोण है। तो सभी बच्चे काउंट कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताना है। माइक म्यूट रखेंगे, अगर कोई बच्चा माइक ऑन करता है बिना पूछे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब माइक ऑन करके आंसर भी किसी बच्चे को नहीं बोलना है, एकदम ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोणों की संख्या आपको बताना है, एकदम ध्यान से काउंट कीजिए और कोणों की संख्या बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोणों की संख्या बताना है। कोणों की संख्या क्या होगी, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए अगले क्लास में मैं आपका रैंक दिखाऊंगा, और जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं आपके टीचर के पास भी इसकी रिपोर्ट जाती है, फिर वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो पोल में आंसर जरूर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कोण कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा। ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11वां और ये 12वां। तो टोटल कितने कोण है, 12 कोण है। 12 सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी भुजाएं, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए तो सभी बच्चे कि इसमें कितनी भुजा है। सभी बच्चे बताएंगे कितनी भुजा है इसमें, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे इसमें कितनी भुजा है। जब 12 कोण है तो भुजा भी 12 हो जाएंगे। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या हो गया, 12 भुजा भी हो गई। अगर मैं पूछूं इसमें कितने शीर्ष हैं, शीर्ष बताइए तो सभी बच्चे शीर्ष बताइए कितनी है, शीर्ष बताइए। तो देखिए एक शीर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो कितनी शीर्ष है, 12 शीर्ष है, भुजा 12 है और कोण भी 12 है। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल था। अगला प्रश्न कीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि शीर्षों की संख्या कितनी है। क्या बताना है इसमें, शीर्षों की संख्या कितनी है। एकदम आराम से कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। शीर्षों की संख्या कितने वर्टेक्स हैं, शीर्ष। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए आपको अगली क्लास में रैंक बताया जाएगा और ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि किस बच्चे का कितना सही है,
किस बच्चे ने टॉप किया है, किस बच्चे ने पीछे किया है, कौन बच्चा क्लास ज्वाइन किया है, ये सारी चीजें आपको अगली क्लास में बताई जाएगी। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके स्कूल टीचर को भी ये सारी चीजें भेजी जाएंगी कि इस क्लास में इस बच्चे ने आंसर किया, इस बच्चे ने क्लास लेट ज्वाइन किया, इस बच्चे ने क्लास नहीं ज्वाइन किया, इस बच्चे ने इतना ज्यादा सही किया, क्लास में टॉप किया। ये सारी चीजें आपके टीचर को भी बताई जाएंगी ताकि वो आपको एग्जाम में उसी के हिसाब से मार्क्स दे सके। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, कितने शीर्ष हैं। तो जहां पे आपको दो रेखाएं मिलती हुई दिखाई देंगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। कितनी शीर्ष हो गई? 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, क्लियर है? एकदम आसान टॉपिक था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कि पॉइंट क्या है, फिर हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, फिर हम देखेंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। यानी हमें देखना है पहले बिंदु, फिर संरेखीय बिंदु, फिर हम देखेंगे असंरेख बिंदु। यानी तीन चीजों को हम समझेंगे कि बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है। तीनों चीजों को 1 बाय 1 समझते हैं। पहला कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। तो बिंदु को कागज पर एक डॉट के जैसा, ये क्या है, एक डॉट है, डॉट यानी कि बिंदु के समान माना जा सकता है। यानी एक बिंदु समतल के सतह पे सटीक स्थिति या स्थान है। जैसे देखिए ये क्या है, एक बिंदु, ये क्या है, एक बिंदु, ये क्या है, एक बिंदु है। जितना मैं डॉट बना रहा हूं ये सब क्या है, एक बिंदु है। बात समझ में आया? ये क्या है, बिंदु है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो बिंदु को आप लोग पहचान सकते हैं, ये सब क्या है, बिंदु है। ठीक है, ये सब जो है मैं बना रहा हूं ये सब क्या है, बिंदु है। तो बिंदु आप लोग जानते हैं कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, बिंदु क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु समतल के सतह पे सटीक स्थिति या स्थान है, यानी ये एक डॉट जो डाल दिया गया ये क्या है, बिंदु है। क्लियर है ना? अब देखिए एक बिंदु के गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो इस बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। क्या इस बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ है? कुछ नहीं है। ये तो हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बना दिया है जो आपको दिख रहा है। एक्चुअल में बिंदु एकदम डॉट, छोटा सा पतला सा, जो आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे मैंने अगर बना दूं एकदम पतला सा तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। तो बिंदु क्या है, जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो, उसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? बिंदु के गुण क्या है, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई, उसे हम बिंदु कहते हैं। एकदम आसान है। अगला टॉपिक है हमारा, बिंदु समझ में आ गया। तो संरेख बिंदु क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे ये और ये क्या है, 3 बिंदु है। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित है तो संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि ये तीनों बिंदु से अगर एक रेखा खींची जा सके, ठीक है, तो ये संरेख बिंदु हो गया, क्योंकि तीनों एक लाइन पे आ गई, तो ये संरेख बिंदु है। क्या है ये, संरेख बिंदु है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं ऐसे, ठीक है, और यहां से भी मैं एक लाइन खींच दूं, ठीक है, तो क्या ये संरेख बिंदु है? ग्रीन वाला बताइए तो, क्या ये बी वाला संरेख बिंदु है? यस और नो? यस सर। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, जो भी बताना है यस और नो चैट सेक्शन में, कि क्या बी जो है संरेख बिंदु है। देखिए एकदम गलत जवाब, ये संरेख बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है संरेख बिंदु? अपने अभी अभी डिफिनेशन में देखा कि यदि 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। यहां पे कितने बिंदु है, सिर्फ 2 ही बिंदु है। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा पे स्थित है तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यानी 3 है एक सीधी रेखा पे तो संरेख बिंदु है, 3 से ज्यादा भी है, यानी कि ये 4 बिंदु है और इस पे एक लाइन गुजर जाए तो ये संरेख बिंदु है।
5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे संरेख बिंदु कहेंगे। लेकिन 3 से कम है, यानी एक ये रहा एक ये रहा, यहां से एक लाइन गुजर गया, तो क्या हम इसे संरेख बिंदु कहेंगे? नहीं कहेंगे। बातें समझ में आई कि संरेख बिंदु के लिए 3 बिंदु या 3 से ज्यादा होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, और एग्जांपल देखिए, जैसे ये इसमें कितने बिंदु है? 4 बिंदु है। क्या इन चारों बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है? तो आप कहेंगे कि यस सर, खींची जा सकती है। क्या की जा सकती है? खींची जा सकती है। देखिए एकदम सीधी रेखा एक खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, बन गया। तो ये चारों बिंदु एक ही रेखा पे आ गया कि नहीं? एक सीधी रेखा पे स्थित है, तो इसीलिए ये संरेख बिंदु है। अब एक बिंदु यहां, एक यहां, एक यहां है। अब मैं पूछूं कि क्या ये संरेख बिंदु है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये संरेख बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ऐसे जाएगा, फिर एक ऐसे जाएगा, तो क्या ये संरेख है? नहीं है। तो जो संरेख नहीं है उसी को बोलते हैं कि ये असंरेख है। तो संरेख और असंरेख में अंतर समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये संरेख था, जो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो बिंदु हमेशा ही संरेख होता है। अगर ये दो बिंदु है तो ये कहीं से भी खींचिए तो हमेशा मिल ही जाएगा। यहां से यहां कहीं भी रखिए तो ये हमेशा मिल जाएगा। अगर मैं एक यहां रख दूं तो ये हमेशा संरेखी होता है। एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, कहीं भी रखिए ये संरेखी है। अगर एक यहां रख दूं तो ये हमेशा संरेख है। ठीक है, तो दो बिंदु क्या होता है? हमेशा ही संरेख होता है। इस चीज का याद रखिएगा। जैसे ये डॉट है और एक ये डॉट है, इसको मिलाएंगे तो ये हमेशा संरेख है। आ गया ना एक सीधी रेखा पे। लेकिन 3 बिंदु है, अगर 3 बिंदु है तो क्या ये संरेख होगा? आप ही बताइए, क्या ये संरेख होगा? एक यहां और एक यहां, क्या ये संरेख होगा? आप कहेंगे कि नहीं सर, ये सीधी रेखा पे नहीं है, तो ये संरेख नहीं है। जबकि ये वाला संरेख है। समझ में आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है कोई भी दो बिंदु संरेख होता है। तो ये ऑप्शन 1 में अगर संरेख हमें बनाना होगा तो इसको खींचेंगे ऐसे तो मिल जाएगा, ये संरेख है। इन दोनों को भी मिलाएंगे तो ये संरेख है। इन दोनों को भी मिलाएंगे तो क्या है? ये संरेख है। यानी कोई भी दो बिंदु हमेशा ही संरेख होता है। एक सीधी रेखा पे आ गया, ये भी एक सीधी रेखा पे आ गया, ये भी एक सीधी रेखा पे आ गया, तो ये क्या है? संरेख है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएगा? ये भी संरेख है, ये भी संरेख है, ये भी संरेख है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दो बिंदु हमेशा संरेख होता है। 3 के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो तीनों एक सीधी रेखा पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो संरेख में किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। संरेख में किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं असंरेख। ठीक है, असंरेख क्या होता है? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित नहीं है तो वो असंरेख बिंदु है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। जैसे ये हो गया एक बिंदु, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। अब इन दोनों को, अगर तीनों को मैं मिलाऊंगा, ये तो क्या ये संरेख होगा? नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि असंरेख बिंदु। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इन चारों बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो देखिए तो क्या होता है। देखिए ये गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, क्या ये संरेख है? तो आप कहेंगे कि संरेख नहीं है, यानी एक सीधी रेखा पे नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो 1 बाई 1 हम सभी बिंदु को मिलाएंगे। देखिए मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मिला देंगे सब तो ये हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि असंरेख बिंदु। ठीक है, आसान है एकदम। तो संरेख असंरेख में अंतर आपको स्पष्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों बिंदु है और मैं पूछूं कि क्या ये संरेख है कि असंरेख है, बी वाला, बताइए तो क्या ये बी वाला संरेख बिंदु होगा कि असंरेख बिंदु होगा? बताएंगे ऑप्शन बी में जो ये दो बिंदु है, क्या ये संरेख है कि असंरेख है? चलिए मैं लिख देता हूं, संरेख के लिए आपको ए टाइप करना है और असंरेख के लिए आपको जो है बी टाइप करना है। ठीक है, बताइए अगर असंरेख है तो बी, अगर संरेख है तो ए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि दो बिंदु हमेशा ही संरेख होती है। दो बिंदु अगर है तो वो हमेशा ही संरेख होती है। ठीक है, दो बिंदु है तो ये हमेशा ही संरेख होगी, क्योंकि दो बिंदु है, ये हमेशा एक सीधी रेखा पे आ जाएगी, तो ये क्या है? संरेख है।
बात समझ में आया? दो बिंदु कोई भी कहीं भी रहे, ये हमेशा संरेख होती है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है जी? दो बिंदु अगर है तो वो हमेशा ही संरेख होती है। अगर तीन बिंदु आ जाए जैसे ये है, तब यहां पे चेक करेंगे कि ये संरेख है कि असंरेख है। तो कैसे चेक करेंगे? इसको मिलाएंगे। सीधी रेखा नहीं है तो असंरेख हो गया। ठीक है, सीधी रेखा नहीं है तो असंरेख हो गया। अगर सीधी रेखा पे आ जाए, जैसे इन तीन बिंदुओं को मिलाते हैं, तो ये सीधी रेखा पे आ गया तो ये संरेख हो गया। ठीक है, ऐसे ही चार बिंदु है, अगर एक सीधी रेखा पे आ गया तो संरेख, सीधी रेखा पे आ गया तो संरेख, अगर सीधी रेखा पे नहीं आया जैसे ये है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऐसे मिलेगा, तो क्या ये संरेख है? नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? असंरेख कहेंगे। आपको समझ में आ रहा है अभी संरेख और असंरेख में अंतर? क्लियर है? संरेख असंरेख में अंतर समझ में आ रहा है? तो दो बिंदु हमेशा ही संरेख होता है, दो बिंदु हमेशा ही संरेख होता है। आपने अभी भी तीन चीजें पढ़ी है, ध्यान से देखिएगा। एक तो बिंदु, बिंदु की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ना तो इसमें लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, तो उसे बिंदु कहते हैं। जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। एक आपने सीखा संरेख बिंदु, यानी तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा पे आ जाती हैं तो हम उसे कहते हैं संरेख बिंदु। जैसे बिंदु पी, क्यू और आर, ये तीनों एक सीधी रेखा पे आ गई, इसीलिए ये संरेख बिंदु है। अगर इसमें बात करें असंरेख बिंदु, तो यहाँ पे बिंदु पी, क्यू, आर और एस, चार बिंदु है, चारों क्या एक सीधी रेखा पे आ रही है? नहीं, तो ये सीधी रेखा नहीं है, इसीलिए इसे असंरेख बिंदु कहेंगे। और एक चीज आपने और पढ़ा कि दो बिंदु जो होती हैं हमेशा क्या होती है? संरेख बिंदु होती हैं। हमेशा क्या होती है? संरेख बिंदु होती है, क्योंकि दो बिंदु जो है हमेशा एक सीधी रेखा पे ही बनेंगे। दो बिंदु से हमेशा एक सीधी रेखा ही बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। यही चार चीजें अभी आपने पढ़ा। किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे बताइए। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को आंसर बताना है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से आप लोग बस देखिएगा। निम्न में से, निम्न में से संरेख बिंदु आपको पहचानना है। क्या पहचानना है? संरेख बिंदुओं को पहचानना है। पहचान करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक मिनट, आपको पता नहीं चलेगा कौन ए है कौन बी है। एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन में दूसरे तरीके से देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए के लिए कलर कर देता हूं मैं ग्रीन कलर का, ऑप्शन बी के लिए रेड कर देता हूं। ठीक है, ऑप्शन इसके लिए, ठीक है, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन जो है संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु बताना है। वेरी गुड आंसर। संरेख बिंदु कौन हो जाएगा? जो सीधी रेखा का निर्माण करेगा, और सीधी रेखा सिर्फ यहां पे बनेगा ऑप्शन डी में। ठीक है, बाकी क्या यहाँ पे सीधी रेखा बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो सीधी रेखा कहां पे बन रहा है? सिर्फ ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो गया, एकदम आसान। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में करके देखिए, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है इसमें से कौन जो है संरेख बिंदु है, कौन जो है संरेख बिंदु है। एकदम ध्यान से देखिएगा, आसान सवाल है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। संरेख बिंदु कौन सा है? ठीक है, संरेख बिंदु कौन सा है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जो सीधी रेखा पे बनेगा लाइन पे, वही संरेख होता है। कोशिश कीजिए। सर बताओ मत। मैं क्या बता रहा हूं? मैं तो यही कह रहा हूं सीधी रेखा पे बनेगा, संरेख बिंदु कहते हैं। बनाना तो क्वेश्चन आप ही को है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और टॉपर लिस्ट जो है अगले क्लास में आप लोग को दिखाया जाएगा कि कौन बच्चा जो है सबसे ज्यादा सही किया है और कौन बच्चा जो है सबसे ज्यादा गलत किया है।
और वो कौन से बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं किए हैं। ये सारी चीजें आपको अगली क्लास में बताई जाएगी और ये हमेशा जो है नियम लागू रहेगा और ये सारी रिपोर्ट आपके टीचर को भी भेजी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस आसान क्वेश्चन में भी 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। आप बताइए इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो क्या एक सीधी रेखा बन रही है? नहीं बन रही है, तो ये संरेख नहीं है। ये तीनों मिला दिया गया तो क्या ये सीधी रेखा है? नहीं है। इन चारों को मिलाएंगे तो क्या एक सीधी रेखा बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये भी संरेख नहीं है। लेकिन ये देखिए एकदम सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये जो है आपको एकदम सीधी रेखा दिखाई दे रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये संरेख है। तो ऑप्शन बी जो है आपका संरेख्य है, बाकी तीनों जो है संरेख्य नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, आसान है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मिलेगा पूरे 4 मिनट का समय। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा पूरे 4 मिनट का समय। तो पहले क्वेश्चन को आप अपने स्तर से समझिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा इस प्रश्न को समझाऊंगा, फिर आप लोग पोल में आंसर कीजिएगा। पहले आप अपने स्तर से इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, करना आप ही को है। देखिए जैसे ये एक आकृति है और इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि आपको गलत बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बिंदु टी एल एच, ये रहा टी एल और एच। ठीक है, और कहा कि ये संरेख है, यानी क्या ये सीधी रेखा में है? अगर संरेख है तो आप कहेंगे कि ये सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? असत्य कौन सा है। तो अगर ये तीनों एक बिंदु पे है तो ये संरेख है, तो ये तो सत्य हो गया। लेकिन आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। तो इसी प्रकार ए डी एम है, तो आप देखिए ए ये रहा, डी ये रहा, एम ये रहा, और इसको लिखा है क्या? संरेख। तो क्या ये सीधी रेखा पे है? इसी प्रकार यहाँ पे देखिए टी के एच असंरेख है। तो इसमें जो स्टेटमेंट गलत लिखा है, इसमें से 3 स्टेटमेंट एकदम सही लिखा गया है, सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत लिखा गया है। तो उसे आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत लिखा गया है, और इसका आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है। तो सभी बच्चे पहले चारों स्टेटमेंट को चेक कीजिए, फिर आंसर कीजिएगा कि कौन इन चारों में से गलत है। देखिए सबसे पहले जो उत्तर किए हैं उनका ही गलत है, और जो भी बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं उनका गलत है। ठीक है, अभी तक एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं हुआ। 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का गलत। तो मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। आपको इसमें से असत्य ढूंढना है, असत्य, यानी कि इसमें जो 4 लिखा गया ना ए बी सी डी, इसमें से सिर्फ एक ही चीज है जो कि गलत लिखा है, बाकी तीनों चीजें सही लिखा है। तो कौन सा विकल्प है जो कि गलत लिखा गया है? ठीक है, ध्यान से देखिए, आधे बच्चों का उत्तर जो है गलत हो चुका है। यही होता है जल्दबाजी का नतीजा। ठीक है, आप लोग जल्दबाजी करेंगे, गलत होगा। इसमें से गलत स्टेटमेंट देखना है, कौन सा विकल्प जो है गलत है। यानी 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, चारों में से कौन गलत है। तो चारों को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही है कि गलत है। अगर गलत है तो हमारा उत्तर होगा, सही है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एकदम ध्यान से चेक कीजिए। सर और हो एक, गया। हाँ तो माइक ऑन नहीं करना है, 1 मिनट का और समय है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चालीस सेकेंड और, 40 सेकेंड का और समय है। 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का, आसान सवाल है।
अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकेंड। और लास्ट के 10 सेकेंड हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे से अधिक बच्चों के उत्तर गलत। सर माइक म्यूट रखिए। चैट सेक्शन में सर बोलना है, चैट सेक्शन में बोलिए क्या बोलना है। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। चैट सेक्शन में लिखिए आपको जो भी पूछना है। पूछिए पूछिए पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, असत्य कौन सा है। असत्य का मतलब जो लिखा गया है वो गलत होना चाहिए। जैसे लिखा गया इसमें TLH, ये रहा बिंदु TLH, क्या ये तीनों बिंदु संरेख्य है। तो आप कहेंगे कि यस सर ये तीनों बिंदु जो है संरेख्य है, तो ये तो सही लिखा गया है और हमें खोजना क्या है, असत्य यानी कि गलत। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये सही है। ऑप्शन बी देखिए, ADM, AD और M क्या संरेख है। देखिए मिलाने पे क्या सीधी रेखा बन रही है, नहीं बन रही है, यानी ये गलत लिखा गया है, तो हमें गलत ही खोजना था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देखिए क्या लिखा गया है, TKH, TK और H, बिंदु TKH, तो ये क्या तीनों एक असंरेख है। तो ये असंरेख लिखा भी है कि असंरेख है, यानी TK और H बिंदु मिलाने पे क्या बन रहा है, असंरेख, तो असंरेख लिखा भी है, तो ये एकदम सही लिखा गया है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बाकी बिंदु क्या लिखा है, मैं इसको मिटा देता हूं जो यहाँ पे समझ गए हैं। बाकी बिंदु क्या कह रहा है, SMH, कहा है SMH और K, ये संरेख है। तो आप एकदम देखिए सीधी रेखा पे है, ये चारों बिंदु सीधी रेखा पे है, तो ये संरेख है, यानी कि ये एकदम सही लिखा गया है। और जब सही लिखा गया है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी इसमें से सिर्फ एक ही गलत लिखा गया है, ऑप्शन बी, और ये हमारा उत्तर होगा। मतलब कितनी जल्दबाजी में आप लोग आंसर किए कि गलत कर दिए। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग डाउट पूछ लीजिए।